ओके, बोल रहे हैं कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था ब्रिटिश रूल का। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था ब्रिटिश का, मतलब इन्होंने अभी तक जो भी किया था कंट्री में, उसमें कुछ ना कुछ जो है हमेशा हम लोगों को बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स दिखे थे, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखे थे अपनी कंट्री के ऊपर। कुछ चीजें थी जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी किया, जो अच्छी चीजें की थी कंट्री के लिए। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछा है भी, बोर्ड एग्जाम में आया है किसी साल के, कि 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट वर दी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। फर्स्ट पॉइंट लिखा है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इंडिया क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी बना दिया था फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन सेल्फ सफिशिएंसी। इसके पीछे रीजन क्या था, कमर्शियलाइजेशन, मतलब कि उन्होंने फूड जो था एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया था, मतलब कि ऐसे क्रॉप्स को सिर्फ ग्रो करना था जो कि कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, है ना, कैश क्रॉप जिन्हें बोला जाता है। लेकिन इसकी वजह से जितने लोग थे उनको थोड़ी बहुत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प भी मिलती थी, जिससे जो था फूड ग्रेन्स में के लिए सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे कंट्री, है ना। यहाँ पे प्रोडक्शन तो तभी ना यहाँ से जितना होता था कि रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा बनते थे और रॉ मटेरियल्स को उठा के वो लोग अपने कंट्री लेके जाते थे और क्या करते थे, जो बचता था बचा कुचा कुछ हिस्सा उसका जाके चाइना में, ईरान में, ये सब जगह पे सेल किया जाता था और उससे बहुत अच्छी खासी इनकम मिलती थी। जिस इनकम को ब्रिटिश अपने लिए ही यूज करते थे वो अलग बात है, लेकिन इससे क्या हुआ था कि जो है प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी कंट्री के अंदर। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये तो हमने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर में कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वाला काम इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ था, लेकिन वहां पे भी रीजन जो था वो उनका अपना खुद का इंटरेस्ट था, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज, ये सब जो थी वो क्वालिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती थी वहां के लोगों को। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोग उसका बहुत ही कम फायदा उठा पाते थे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं उससे होता था। मतलब कि जो चीजें पहले कभी नहीं देखी गई थी कंट्री में वो चीजें भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। किन्होंने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। इससे पहले जो है रेलवे नहीं था, रोड नहीं था कंट्री में, तो अभी तो वो खुद के पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन इससे इंट्रोडक्शन हुआ था, फिर धीरे धीरे यहाँ के लोग भी जो है उसको अच्छे से यूज करना सीख रहे थे। फिर बोल रहा है कि check on famines. Road and railway worked as a great check on the occurrence of famine as food supplies could be transported to the affected areas very easily. अब जैसे रोड और रेलवे को, रोड्स का इंट्रोडक्शन इसीलिए ना हुआ था रेलवेज का कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके और अपने आर्मीज को जो है मोबिलाइज कर सके, ये सारे रीजन थे। और इससे ये भी फायदा हुआ था कि जिन एरिया में फेमाइन की कंडीशन आ गई थी, मतलब वहां पे जो है बिल्कुल भुखमरी वाली कंडीशन आ गई थी, उन एरिया में फूड सप्लाई भी अब किया जा सकता था। पहले तो वो ऐसे रिमोट एरिया पड़ते थे जहाँ पे लोग पहुंच नहीं पाते थे, तो वो जैसे थे उनको उनके हाल पे ही छोड़ दिया जाता था या बहुत ही ना के बराबर उनकी हेल्प होती थी। लेकिन रोड एंड रेलवे के आने की वजह से क्या हुआ कि उन तक भी जो है सामान का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि फूड सप्लाईज का ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू कर दिया गया था। अगर ये भी ना होता तो वो भी बहुत ही मुश्किल हो जाती। Shift to monetary economy. British rule help Indian economy to shift from barter system to monetary economy. Barter system से monetary economy लाने में भी British rule का ही काम है, ब्रिटिशर्स का ही रोल है। पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम तो पता ही है सबको क्या होता है। पता है तो अच्छी बात है। तो बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी इकोनॉमी, पैसे का इंट्रोडक्शन भी क्या हुआ था, ब्रिटिश के आने के बाद ही हुआ था, पेपर मनी का। उसके बाद जो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का यहाँ पे ये मतलब है ना कि जो देखते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम व्हिच सर्व्ड एज अ रेडी रेकॉर्नर फॉर द इंडियन पॉलिटिशियन। एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब होता है ना जहाँ से लोग बैठ के सारी चीजें मैनेज करते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, है ना, जो चीजों को कंट्रोल भी बोल सकते हैं और मैनेज भी करते हैं, या देखते हैं, नजर रखते हैं कि क्या ये काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किए थे, उनका एक प्रॉपर ऑर्डर, मतलब उनका जो है काम जो है बिल्कुल ही
कह सकते हैं ऑफिशियल वे में होता था कि हर चीज़ों का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया गया था। मान लो जैसे कि फूड क्रॉप्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उनका एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन था, वो लोग सिर्फ उस वर्क को एडमिनिस्टर करते थे, यानी उसकी देख रेख करते थे। उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो वो उनका डिपार्टमेंट हुआ करता था। जैसे आज भी होता है ना कि अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ मिनिस्टर कोई और है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई और है ना, डिफेंस मिनिस्टर कोई और है, तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो सारा हेल्थ से रिलेटेड जो भी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम आती है वो उनके पास जाती है, उनका काम होता है उसको मैनेज और कंट्रोल करना। तो ये चीजें भी इंडियंस के लिए नहीं पहले नहीं होती थी, उनके लिए ये चीज एकदम नई थी। इसका सेटअप भी किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था। उनके इस काम के इंट्रोडक्शन के बाद ही क्या हुआ था, जो है ब्रिटिश जो इंडियन जो थे, ये सारी चीजें भी इंडियन पॉलिटिक्स में सुधार आया था। वो इन चीजों को जो है ऑब्जर्व कर रहे थे और उससे सीखना शुरू कर दिए थे, कह सकते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है, क्या क्या, कि सेल्फ सफिशिएंसी हो गया था फूड ग्रेन्स में, है ना, प्रॉपर रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो गया था, चेक ऑन फेमाइंस, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ये 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ब्रिटिश रूल के। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ये क्या है लिखा, दिख रहा है? यस मैम दिख। इस पूरे चैप्टर की समरी है ये, है ना। यस मैम। बिफोर, जब ब्रिटिशर्स जब नहीं आए थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? प्रॉस्परस थी, एग्रेरियन थी एंड वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। याद आया किसी को फर्स्ट चैप्टर? यस मैम। मतलब फर्स्ट पेज हम लोग पढ़े थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या इम्पैक्ट किया था? एग्रीकल्चर सेक्टर में जमींदारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें लगान पे करना पड़ता था, फिक्स्ड डेट को पे करना पड़ता था, नहीं तो उनकी राइट्स चली जाती थी उस लैंड पे से, है ना। इसके अंदर ये 2 पॉइंट था। फिर था कि कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन में क्या था? बस यस मैम करो, बताओ कमर्शलाइजेशन में क्या था? कैश क्रॉप। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना था, फूड क्रॉप्स नहीं करते थे, जिससे जो फार्मर्स थे वहां पे उनको फूड क्रॉप्स लेने के लिए दूर टाउन वाले एरिया में जाना पड़ता था, और बहुत सारी एरिया पे फेमाइन की कंडीशन भी हो गई थी क्योंकि उनके पास फूड क्रॉप्स नहीं हुआ करते थे, है ना। फिर उसके बाद है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का लेवल लो क्यों था? क्योंकि क्यों था? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, लैक ऑफ इरिगेशन, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह का नहीं था, इसके लिए था, है ना। इरिगेशन। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो कोई भी एफर्ट नहीं डाली थी कि इसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए। फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का एडवर्स इफेक्ट कैसे लिखेंगे, क्या बताएंगे? ये बहुत सारी, हाँ बोलो मैम। इसमें जैसे पार्टीशन हुआ था तो कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया था, इरिगेटेड वाला, इरिगेटेड वाला, फर्टाइल वाला, फर्टाइल लैंड जो थे, हाँ, और कुछ ईस्ट ईस्ट बांग्लादेश में चला पाकिस्तान, गया। नहीं पाकिस्तान जिसको अब बांग्लादेश बोलते हैं, हाँ ठीक है। यही 2 पॉइंट लिखने थे इसमें, कि जो जूट वाला, जूट प्रोडक्शन जहाँ होता था ना सबसे ज्यादा, वो एरिया बांग्लादेश कहलाती थी, वो उधर चला गया था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ तो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हाँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही सेकंड पॉइंट बन के आया था कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्होंने इसलिए किया था कि पूरी तरीके से रिमूव करना, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अपने पर्पस के लिए। ये इसके लिए कि रॉ मटेरियल्स यहाँ से चीप रेट में अपने कंट्री लेके चले जाएं और वहां पे फिनिश प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में हाई प्राइसेस पे सेल करें। इससे ये एडवर्स
एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने पे ये एडवर्स इफेक्ट आया कि यहाँ के लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड होने लगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ओवर क्राउडिंग होने लगी, क्योंकि उनको कोई ना कोई तो काम करना था उनके अपने लाइवलीहुड के लिए, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने लगे, वहां पे ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन आ गई, है ना। और जो लोग कुछ बचे हुए थे, जो अभी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश के जो मशीनरी फिनिश प्रोडक्ट आते थे वहां से, जिसकी वजह से इंकरेजमेंट हुआ था, इम्पोर्ट इंकरेजमेंट हुआ था। याद आया? यस मैम। फिर थर्ड है, Yes. थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री में क्या था कि जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज थी उसका कोई भी डेवलपमेंट या जो है इंट्रोडक्शन मतलब नहीं हुआ था, और उसको जो है ब्रिटिशर्स अपने से कोई एफर्ट भी नहीं डाल रहे थे कि इसका अच्छे से डेवलपमेंट किया जाए कंट्री के अंदर, जिससे कि यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको मशीनरी मिल सके या कोई इक्विपमेंट्स मिल सके। वो इसलिए भी नहीं चाहते थे कि उनको अपना फिनिश प्रोडक्ट यहाँ आके बेचना था, इम्पोर्ट कराना था, जिससे यहाँ से वो पैसे कमाते। फोर्थ पॉइंट में है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसका जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना के बराबर था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो थी वो कन्फाइंड एरिया में सिर्फ वर्क कर रही थी, रेलवेज हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेशन हो गया, इन चीज़ों पे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे उसका रोल जो है बिल्कुल ही नेलिजिबल था। फिर है नेक्स्ट सेक्टर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में हमने जैसे यहाँ पढ़े थे हम लोग कि डिइंडस्ट्रियलाइजेशन का उनका पर्पस क्या था, रीजन क्या था, वही है कि एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया था। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे तो वो एक्सपोर्टर बन गए थे रॉ मटेरियल के, और इम्पोर्टर बन गए थे किस चीज के, फिनिश गुड्स के, है ना। उसके बाद है कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड है उस पर ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था, क्योंकि मोर देन 50% जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था वो ब्रिटिश में ही जाता था, वहां पे ही चला जाता था। और उन्होंने उसके लिए सूज कनाल भी बनाया था। सूज कनाल कब आया था, कौन से ईयर में? मैम 1869। हाँ 1869 में आया था। यस वेरी गुड, 1869 में आया था, और ये वाटर वे था, ठीक है। और जो बचा कुचा वो होता था एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता था, वो कहाँ पे होता था, चाइना और ईरान एंड श्रीलंका, इन 3 कंट्रीज में होता था। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ में क्या था कि जो इंडिया का रॉ मटेरियल था, इंडिया की जितनी भी अच्छी चीजें थी, वो सारी चीजें वो चीप क्वालिटी में उठा उठा के यहाँ से लेके चले जाते थे, है ना। कोहिनूर का हीरा सुना है? हाँ, ये सब भी ब्रिटिश यहाँ से उठा, कोहिनूर डायमंड, यस मैम सुना है। हाँ ये भी ब्रिटिशर्स यहाँ से चुरा के लेके गए थे, इसके लिए तो 1 रुपया भी नहीं दिए थे, चोरी करके लेके चले गए थे। चलो वही है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, इंडिया की जो भी वेल्थ थी वो पूरी तरीके से एकदम खत्म कर दिए थे, खाली कर दिए थे, ये बोल रहे हैं। फिर डेमोग्राफिक कंडीशन में हमने देखा था ना कि ये बताओ पहले फर्स्ट सेंसस, ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881। मैम 1881। 1881। एंड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सी ईयर है? 1921। सही है। और लोगों का माइक अनम्यूट नहीं हो पाता है। हाँ उत्कर्ष, अब क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? यस मैम। अब क्यों नहीं बोल रहे हो, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्वेश्चन पूछने लगो तो भागने लगते हैं लोग। 18 पानी पीने चलो। अच्छा अच्छा, अब उत्कर्ष तुम्हारा वीडियो ऑन कराएंगे हम। हाँ 20 से 14 हो गया, 20। चलो, जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी उसमें हाई बर्थ रेट था एंड डेथ रेट था। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थी। कितनी थी? बर्थ रेट क्या थी कंट्री में? हाँ मैम 48,000 1000 नहीं, 48 पर 1000। पर 1000। एंड डेथ रेट
40 per 40 thousand. per. डेथ रेट 40 था, 40 पर 1000। ठीक है, और कहाँ गया, लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कितना था कंट्री में 16%. ओवरऑल? मैम 16%. ओवरऑल है ना, उसमें उस ओवरऑल में से फीमेल लिटरेसी कितनी थी? 7%. उस 16% में से फीमेल लिटरेसी थी सिर्फ 7%। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या था? पुअर हेल्थ फैसिलिटी। पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, इसमें क्या था कि हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही खराब थी, जिससे एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न डिसीजेस बहुत ज्यादा फैलती थी उस टाइम पे। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत हाई था, मतलब चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1, है ना। क्या था, कितना था, याद है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना था? याद नहीं. 218 पर 1000। अदिति क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था 218 पर 1000। अदिति तो माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। फिर जो है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं, अच्छा 34 थी और इस समय 68 है. हाँ, प्रेजेंटली 68 है एंड एट दैट टाइम इट वाज 44। ओके, देन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, इसका मतलब तो पता ही होगा, नहीं पता है? फिर है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें क्या था कि मोर देन 75% जो थे वो किस सेक्टर में थे, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, और रिमेनिंग, हाँ रिमेनिंग जो थे 25% वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में थे। एंड रीजनल वेरिएशन था, रीजनल वेरिएशन को अलग से भी पूछ सकता है। रीजनल वेरिएशन में मतलब कि कुछ स्टेट्स थे जहाँ पे एग्रीकल्चर से लोगों की जो वर्कफोर्स थी वो कम हो गए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बढ़ गई थी। और कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स जो है इंक्रीज हुई थी। स्टेट्स के नाम क्या क्या थे जहाँ पे एग्रीकल्चर से कम हो गए थे लोग? क्या क्या नाम थे स्टेट्स के? मैम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल था जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स बढ़ गया था। और पंजाब, उड़ीसा एंड राजस्थान ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स जो है और इंक्रीज हो गया था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर, रोड्स, रेलवे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ। रेलवेज का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? मैम 1850. 18? 1850. हाँ, 1850 में हुआ था। ठीक है, रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ था 1850 में, और सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेलवे ही था हमारे कंट्री के लिए। सबसे बेटर, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था। कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका एक ही काम था, वो सेल्फ अपने काम के लिए उन्होंने किया था इंट्रोड्यूस, अपने ओन इंटरेस्ट के लिए, लेकिन इससे इंडिया वाले भी बहुत बेनिफिटेड हुए थे। 12 o'clock वाली क्लासेस आज नहीं चलेंगी, लेकिन उस टाइम पे ये चैप्टर पूरा रिवाइज करना है सबको। समझ में आई बात? यस मैम. और Yes, ma'am. और चैप्टर अच्छे से पढ़ो ध्यान से, क्योंकि बुक अगर है नहीं तो बुक का पीडीएफ भी हमने सेंड किया। बुक की लैंग्वेज क्या बोल रही है उसकी लैंग्वेज भी पढ़ो, क्योंकि लिखने में वही काम आएगा। हो सकता है यहाँ का रटा हुआ नहीं चीज याद रहेगा, लेकिन हमें स्टेटमेंट बनाने के लिए बुक की लैंग्वेज भी काम आने वाली है।
तो जब तक हम एक बार अपने दिमाग में डालेंगे नहीं ना रीड करके, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें लिखना कैसे है। इसीलिए बुक से सेल्फ स्टडी भी करनी है सबको। बात समझ में आई? इसके नोट्स अभी हम डाल देते हैं इसमें, और जो डाउट होगा सारी चीजें मार्क करके रखना, इसे क्लियर कर देंगे। महिमा तुम भी क्या डाउट है अपना पूछ लेना। ओके मैम। ठीक है।